पढ़नी ही पढ़नी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। ग्रुप डायनेमिक्स से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मीनिंग, ग्रुप डायनेमिक्स होता क्या है। सो ग्रुप डायनेमिक्स डील्स विद एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ अ ग्रुप। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है ग्रुप डायनेमिक किसकी बात करता है, ग्रुप के एटीट्यूड की, ग्रुप के बिहेवियर पैटर्न की बात करता है। ग्रुप डायनेमिक इज कंसर्न विद हाउ ग्रुप्स आर फॉर्म, व्हाट इज देयर स्ट्रक्चर। क्या वो फॉर्मल ग्रुप है, इनफॉर्मल ग्रुप है, बिकॉज ऑफ टास्क फॉर्म हुआ है या फिर बिकॉज ऑफ सिमिलर इंटरेस्ट फॉर्म हुआ है, which processes are followed in its functioning. Thus we can say it is concerned with the interaction and forces operating between the groups. So ग्रुप डेवलपमेंट के ये 5 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले जो है देखिए आप एरोज बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में है, then there is some kind of circle around it, and then you can see some kind sort of relationship is getting formed. So what are these structure, let's understand one by one. So पहला स्टेज देखिए, पहले तो सबसे पहले जो है everyone is in a scattered way, then it is first stage of group formation which is called forming stage. Forming stage में क्या होता है, forming stage is characterized by great deal of uncertainty. किसी को भी नहीं पता है ग्रुप जो है फॉर्म ही हो रहा है, लोगों को अनसर्टिनिटी होती है कि ये ग्रुप जो है कैसे बन रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके जो है कौन लीडरशिप होंगे। सो मेंबर्स जो है सुपरफिशियली एक दूसरे को टेस्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल इन द group. So forming stage is complete when the members have begun to think themselves and the part of the group. जैसे ही members जो है एक दूसरे के साथ एक relationship sort of बना लेते हैं, तो forming stage से हम किस में आ जाते हैं, norming stage में आ जाते हैं। norming stage is the stage number 2. क्या कहता है norming stage? norming stage, सॉरी, सो फॉर्मिंग के बाद सेकेंड स्टेज में जो है देयर इज कॉन्फ्लिक्ट। अभी देखिए फर्स्ट स्टेज में हमने क्या बात की थी, फर्स्ट स्टेज में वी अंडरस्टूड दैट नोबडी हैज हैविंग एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, डिफरेंट वे में हर लोग सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि कौन सी चीजें एक्सेप्टेबल होगी, कौन सी चीजें एक्सेप्टेबल होंगी। तो इसमें हमें पता नहीं है ग्रुप का पर्पस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, लीडरशिप क्या है। अब जो है फाइट होती है लीडरशिप पोजीशन के लिए, है ना, क्योंकि ग्रुप में से एक लीडर बनना है, तो लीडर के लिए जो है स्टॉर्मिंग होती है। स्टॉर्मिंग नाम से आपको समझ में आ रहा है इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है। मेंबर्स एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ग्रुप बट रेसिस्ट कंस्ट्रेंट इट इम्पोजेस ऑन इंडिविजुअलिटी। There is conflict over who will control the group. This is most important, that's why storming occurs. And when the stage is complete, there will be relatively clear hierarchy of leadership within the group. So this was about storming stage. Next one is, okay, so there's one question around it. The stage at which decision making abilities, intrapersonal techniques and competencies is known is your storming stage. It will be more clear when we cover other stages as well. Next one is norming stage. Norming stage क्या कहता है, norming stage talks about close relationship. अब जो है leader define हो गया है, so just a second. अच्छा एक बात बताएंगे, is it the wrong meeting ID you have entered? अनुराधा मैम कौन सा ईमेल आईडी आपने इंटर किया है? मैंने रॉन्ग मीटिंग स्टार्ट कर दी है क्या? Sure. I think मैम मैं एक बार ना रीस्टार्ट कर रही हूँ मीटिंग।
So the fourth stage is परफॉर्मिंग स्टेज। परफॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है? परफॉर्मिंग स्टेज में एक्चुअली जिस ऑब्जेक्टिव के लिए ग्रुप को फॉर्म किया गया था उसको हम परफॉर्म करते हैं। द फोर्थ स्टेज, परफॉर्मिंग स्टेज, इज द स्ट्रक्चर एट पॉइंट दिस पॉइंट इज फुल्ली एक्सेप्टेड। सो सबसे पहले जो है यहाँ पर लीडरशिप डिफाइन हो गई थी हमारी नॉर्मिंग स्टेज पे, एंड देन फाइनली परफॉर्मिंग स्टेज में जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, दिस बिकम्स फुली एक्सेप्टेड। ग्रुप एनर्जी इज मूव फ्रॉम गेटिंग टू नो, अंडरस्टैंड ईच अदर एंड परफॉर्मिंग द टास्क एट द हैंड। सो फॉर permanent work groups, performing is the last stage in the development. However, for temporary committees like team, task force, देखिए होता क्या है ना, नॉर्मली एक बार हम ग्रुप बनाते हैं तो हमने क्या समझा अभी तक, ग्रुप बनाते हैं तो हम बात कर रहे हैं एक उद्देश्य के लिए हम ग्रुप बना रहे हैं, राइट? सो जब हम ग्रुप बना रहे हैं और वो कार्य हमारा कंप्लीट हो जाता है, सो फाइनली क्या हम एडजर्न कर जाएंगे। अब कभी कभी कैसा होता है ना कि हमें जो ग्रुप मेंबर्स, किसी जैसे मान लीजिए हमने एक साइकिलिंग का इवेंट था और उसके लिए हमने एक ग्रुप बनाया, इवेंट कंप्लीट, लेकिन इवेंट को परफॉर्म करने के लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाते हैं। तो कभी कभी होता है कि हम लोग इतना ज्यादा घुल मिल जाते हैं उस ग्रुप में कि the adjourning not really happens. So for permanent work groups, you can say performing is the last stage. Okay. However, for temporary committees, team, task, and similar groups that have a limited task to perform, adjourning stage is wrapping up activities, preparing to disband. So some group members are upbeat in basking groups accomplishment. Others may be depressed over loss of committed friendship gained during the वर्क ग्रुप लाइफ। सो ग्रुप वर्सेस टीम में क्या डिफरेंस है? एक छोटा सा डिफरेंस है। ग्रुप गिव्स यू नो अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन कलेक्टिव ग्रुप, लेकिन अगर टीम की बात करते हैं, हम किसी जैसे ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से टीम को समझेंगे तो मेंबर्स वर्क इंटेंसली विद द इंडिविजुअल, म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी होती है, साथ में मिल करके काम करते हैं, तो वो क्या हो गया? टीम हो गया। लेकिन ग्रुप में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर no opportunity is there to engage in joint effort. So groups में कोई positive synergy नहीं होती है, generally team की बात करते हैं जैसे, so it creates positive synergy due to capability of members to bounce ideas off one another, to correct another's mistake, to bring diverse knowledge. Group is performance not greater than the sum of inputs. Group में जो है सिनर्जी वाली चीज होती ही नहीं है। यहाँ पर सिनर्जी होती है तो 1 + 1 = 3 होता है, यहाँ पर 1 + 1 = 2 ही होगा। लेस रिस्पॉन्सिव टू डायनेमिक इन्वायरमेंट, इट इज मोर रिस्पॉन्सिबल टू डायनेमिक इन्वायरमेंट। सो थोड़ी सी बात जो है वो टीम के लिए कर लेते हैं। टीम में अभी हमने टाइप्स ऑफ टीम देखना है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ मैनेज, क्रॉस फंक्शनल एंड virtual team. So problem solving, group of 5 to 10 employees from same department who meet for few hours each week to discuss improvement of quality, efficiency and work environment is one such example of problem solving team. Self managed team की बात करें तो group of 10 to 15 people who undertake responsibility of their former supervisors. So सुपरवाइजर्स का काम ये लोग खुद ही कर रहे हैं, यहाँ पर किसी प्रकार के सुपरविजन की जरूरत नहीं है, नाम से ही समझ में आ रहा है। क्रॉस फंक्शनल हमें समझ में आ रहा है कि दो फंक्शन, जैसे अगर फंक्शनल डिवीजन की हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल योर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एंड मे बी योर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट इज वर्किंग टुगेदर ऑन अ न्यू टेक्नोलॉजी। सो इम्पार्टमेंट फ्रॉम द employees from the same hierarchy level but from different work areas who come together to accomplish a particular task. Then the last one is virtual team. Virtual team use computer technology to unite physically dispersed members, and which holds true in today's environment. They collaborate online using communication skill links like network, video conferencing, email, etc., whether they are in a room or away, continents apart. तो ये था हमारा टीम्स। टीम्स में what we looked at, problem solving team, self managed, cross functional and technological team.
नेक्स्ट वन, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप. सो दिस इज प्रीटी सिंपल. फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप. इनफॉर्मल ग्रुप कब बनता है? हमारे इंटरेस्ट के बेसिस पे, फ्रेंडशिप के बेसिस पे या रेफरेंस के बेसिस पे. रेफरेंस का मीनिंग पता है? जिसको जैसे हम आइडियल मानते हैं, जैसे हम मान लीजिए हम अमिताभ को फॉलो करते हैं, तो अमिताभ को जितने भी लोग फॉलो करते हैं वो लोग मिलाकर के एक ग्रुप बना लेंगे. Command, task, functional. Functional pretty clear है. Let's look at it. One, command groups are specific. Examples से समझ लो. And command group is a market research firm CEO and the research associate under him. ठीक है? Command is for a particular, follows a particular hierarchy. Command groups are specified by organizational chart. कौन किसको रिपोर्ट करता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से आपको देखने को मिल जाएगा. Often consist of a supervisor and subordinate that reports to a supervisor. Next one we are talking about is a task group. Task group, task forces. Task group consists of people who work together to achieve a common task. एक task को आप project भी मान लीजिए, एक project के लिए साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं. So commonly referred as task forces. तो इसमें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल वी आर वर्किंग ऑन 2 कैंपेन. लेट्स से मार्केटिंग कैंपेन के लिए काम कर रहे हैं. एक जो है हम बना रहे हैं मान लीजिए हम एक कैंपेनिंग कर रहे हैं, एक एड कैंपेन कर रहे हैं. ठीक है, हो सकता है हम पैरेलली 2 एड कैंपेन कर रहे हो. कैंपेन 1 कर रहे हैं, इसमें लेट्स से मीडिया का एड बना रहे हैं. सो वी नीड अ कंटेंट राइटर, वी नीड समवन who can let's say we need someone who is media personality, we need someone who is a copywriter. ठीक है, सेम अगर हमारा मार्केटिंग का सेकेंड कैंपेन भी चल रहा है, सो यहाँ पे भी वी अगेन नीड कॉपीराइटर, मीडिया पर्सन एंड योर I just lost the loop, but the same person, understand? ये जो 3 लोग एक कैंपेन में लगे, वही 3 लोग दूसरे कैंपेन में भी लगे. ठीक है, रिसोर्स 1, रिसोर्स 2, रिसोर्स 3 मान लेते हैं. ठीक है, तो ये है आपका टास्क ग्रुप. एग्जांपल्स आर of assigned task are development of a new product, improvement of a new product, production process, designing the syllabus under semester system, ad hoc committee, project group, standing committee. समझा टास्क फोर्स, टास्क ग्रुप क्या होता है. लास्ट वन इज फंक्शनल. ये आपको बहुत ही आसान है. मार्केटिंग इज अ फंक्शन, कस्टमर सर्विस इज अ फंक्शन. सो दैट्स द काइंड ऑफ डिवीजन. अभी इंटरेस्ट ग्रुप्स. इनफॉर्मल ग्रुप में पहला है इंटरेस्ट ग्रुप. जैसे आप साइकिलिंग के लिए एक इवेंट बना ले, तो ये क्या हो गया, साइकिलिंग का ग्रुप हो गया. एंड इंटरेस्ट ग्रुप, स्टूडेंट्स हु कम टुगेदर टू फॉर्म अ स्टडी ग्रुप फॉर अ स्पेसिफिक क्लास. सेकेंड कैन बी फ्रेंडशिप, अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज जो इनफॉर्मली फ्रेंडशिप कर लेते हैं. मे हैव अ योगा ग्रुप, राजस्थानी एसोसिएशन इन दिल्ली, या किटी पार्टी और लंच एवरी मंथ. जो जरूरी नहीं है ये फ्रेंडशिप वाले लोग सेम जो है कह सकते हैं लेवल से हो, नीड नॉट बी. सो फ्रेंडशिप ग्रुप में सोशल एक्टिविटीज या पॉलिटिकल बिलीफ उनका कॉमन हो सकता है, रिलीजियस वैल्यूज कॉमन हो सकते हैं, एक ही कम्युनिटी को हो सकता है बिलोंग कर सकते हैं, या फिर और भी कोई अदर कॉमन बॉन्ड इनके बीच में हो सकता है. लास्ट वन इज रेफरेंस ग्रुप. रेफरेंस ग्रुप में reference group is a type of group that people use to evaluate themselves. The main objective of reference group is to seek social validation, social comparison. Social validation allows individuals to justify their attitude and values, while comparison helps individual to evaluate their actions. मतलब जिस सोसाइटी में वो रहते हैं उसका रेफरेंस अगर वो ले रहे हैं. रेफरेंस ग्रुप हैव a strong influence of members' behavior. So if you live in a, let's say a particular high rise building, okay, so you try to live up to the standards of that particular reference group. So family, friends, religious affiliation are strong references for most individuals. So within a group कुछ key terms हैं जो आपको पता होना चाहिए. क्या कहता है? Initiator takes initiative in defining the problem. Informer, finding facts, giving advice, opinion. Interpreter interprets ideas, define terms, clarifies issue. Summarizer restates suggestions, offer decisions, come to conclusion. Reality tester, the ideas and tests are ideals in real situation. Then is the harmonizer,
reduces tensions in the group, reconcile differences, explores opportunity. Gatekeeper keeps the communication channel open and makes suggestions that encourage participation. Conscious tester asks if the group is nearing a decision and test possible conclusion. Encourager, being friendly, warm. Compromiser, modifies the decision, offers compromises, admits error. Aggressor, citizen members values, makes jokes in sarcastic, derogatory और सेमी कंसर्न. तो एक बार पढ़ लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है. टिपिकल वर्ड्स के मीनिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं आपको नेट में. सो not very related, but try to answer this question. Organizations encounter many different forces for change, which may be external or internal. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज जो होता है उसका वजह इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों हो सकता है. Which of the following does not come in the category of external force or change? It is a little debated though, but sometimes as macro factors you see technology also. So it is PESTEL. Have you heard of PESTEL? If you recall PESTEL concept, PASTLE. Political, economic, social, technological, and PSTLE. There's one more E here, but this is related to your macro factors. बिजनेस इन्वायरमेंट में ये चीजें पढ़नी होती है. देखो, एक होता है आपका माइक्रो फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीजें होती है. वर्कफोर्स डाइवर्सिटी फॉर श्योर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडरशिप, एंड व्हाट इज वर्कफोर्स डाइवर्सिटी वी हैव टू स्टडी इन डिटेल. सो दैट्स ओके, होप यू गॉट द आंसर. नेक्स्ट वन इज इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड ट्रांजैक्शनल. हेलो. यस रूबी, टेल मी. बताएं. क्वेश्चन में तो एक्सटर्नल फैक्टर ही पूछ रहा है ना, एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है. Which of the following does not come under external factor? तो ये जो पेस्टल आपने बताया ये सारे तो एक्सटर्नल फैक्टर ही है. हाँ, लेकिन टेक्नोलॉजी ये मैक्रो मींस एक्सटर्नल ओनली नो. ये सारे इंटरनल है. आई थिंक which of the following does not come under the category under the external force of change? Workforce diversity is internal, change in leadership is internal, competition in market is external. Technological advancement is also external. See, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज जो होता है वो इंटरनल भी होता है. टेक्नोलॉजिकल जैसे आपने नई मशीन वगैरह खरीद ली. ओके, आई इंटरप्रेटेड इट रॉन्ग. क्वेश्चन में तो इंटरनल पूछता है ना, व्हिच ऑफ दीस इज इंटरनल. सो पेस्टल में आप टेक्नोलॉजिकल पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन ये भी मैंने कहा कि टेक्नोलॉजिकल जो हो वो कंपनी के अंदर भी होता है टेक्नोलॉजिकली. फॉर एग्जांपल, यू गेट अ मशीन फ्रॉम let's say you import a machinery which is not used by your competitors, so this will give you internal competitive advantage. So technological advantage ये भी हो सकता है कि कंपनी जो है, let's say इंडिया में 5G आ गया, so पूरा का पूरा then it becomes a macro factor.
लेकिन अगर कंपनी के तो ये दोनों में आता है एक्चुअली। लेकिन अगर बाकी बात करते हो कंपटीशन इन मार्केट, दैट आई सेड रॉन्ग, सो आई विल करेक्ट इट। कंपटीशन इन मार्केट इज एक्सटर्नल, ठीक है। चेंज इन लीडरशिप कैन इफेक्ट, एक न्यूज आता है उससे आपका पूरा का पूरा जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चेंजेस आपको होते हैं, मिलते हैं। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट कल्चर एथनिक के लोग जो है एक साथ मिलकर के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो सब भी टेक्नोलॉजी रहेगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। आपका सिलेबस की बात करो तो यहाँ पर इंटरपर्सनल बिहेवियर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस यूनिट 2 में है। इंटरपर्सनल बिहेवियर क्या कहता है? स्टडी ऑफ वंस ओन पर्सन। परसेप्शन हमने पढ़ा, परसेप्शन सेंसरी स्टिमुलस वाली जो चीजें होती है, नॉलेज, एटीट्यूड, मोटिवेशन, एंड हाउ these affect one's behavior with related to self। so इसमें हमें कुछ थियरीज पढ़नी है बेसिकली। एक जो मेन थियरीज है यहाँ पर आपको इंटरपर्सनल बिहेवियर समझने के लिए, जोहारी विंडो जिसकी हम कल बात कर रहे थे, एंड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, तो दोनों समझते हैं। ट्रांजैक्शनल आम से ही समझ में आता है, आदान प्रदान, है ना। सो इसको फर्स्ट कॉइन किया था एरिक बर्ने ने। इट एनालाइजेस द नेचर ऑफ पीपल्स verbal interaction with each other, आप कैसे बात करते हो। so the principle of basic of transactional analysis is this: each one of us operate from three ego state that we have talked earlier also. They are compatible and incompatible messages we send to each other. Just a second. सो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में ये 7 स्टेज होते हैं जिसको हम समझेंगे। एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, खुद का अवेयरनेस, ईगो स्टेट, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, स्क्रिप्ट एनालिसिस, गेम एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ लाइफ पोजीशन, एंड लास्ट वन इज स्ट्रोकिंग। स्ट्रोकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा टिपिकल भी है, एक एक करके समझते हैं। जब हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस एक कॉग्निटिव प्रोसेस है which describes the self image, both conscious as well as unconscious. So Joseph Luft and Harrington Ingham have developed diagram to look at one's personality, including behaviors and attitude that can be known and unknown. जोहारी विंडो हमने पढ़ के रखा है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जोहारी विंडो को देने वाला का नाम भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे दो है, इसका देखो, इसका जो और इसका हैरी, ऐसे करके जोहारी विंडो बना है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन इंघम। सो जोहारी विंडो हमने पढ़ के रखा है बट क्विकली रिवाइज करेंगे। एक पहला है ओपन सेल्फ, दूसरा है ब्लाइंड सेल्फ, तीसरा है हिडन सेल्फ और चौथा बिल्कुल ही अननोन। पहला क्या करता है? ओपन सेल्फ। सम इंडिविजुअल्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओपन, शेयरिंग. He himself is clear about what he is doing, what he is feeling, what his motivations are. Similarly, उनको भी पता है और दूसरों को भी पता है, तो खुली किताब। इंफॉर्मेशन नोन टू अदर्स, इंफॉर्मेशन नोन टू सेल्फ, अगर दोनों भी है तो ये क्या बन गया? ओपन सेल्फ। इंफॉर्मेशन नोन टू अदर्स, लेकिन खुद को ही नहीं पता, तो खुद के बारे में नहीं पता, तो ये ब्लाइंड हो गया, है ना। वेरी ऑफन सच ब्लाइंड बिहेवियर्स आर कॉपीड बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम सर्टेन सिग्निफिकेंट पीपल अनकॉन्शियसली राइट सिंस चाइल्डहुड। So there are chances of interpersonal conflict in this behavior. उनको खुद को ही नहीं पता है। Next one is hidden self. Hidden self में information खुद को तो पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता है, so हमने छुपा करके रखा है। So very private and personal window, because only the person is concerned what is happening. The individual is aware about hidden self. तो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से कंफ्यूज करते हैं। जैसे आपका वो मैट्रिक्स डॉग वाला है ना, बीसीजी मैट्रिक्स, वैसे ही जोहारी विंडो से भी आया हुआ है क्वेश्चन अननोन सेल्फ। अब ये दोनों को भी नहीं पता है, ठीक है। सो इन फ्रूडियन साइकोलॉजी, सिगमंड फ्रूड ने क्या दी थी? ईड, ईगो, सुपर ईगो का जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था। So in Freudian psychology, this would be called as subconscious or unconscious. Many a times, small portion of motivation is clearly visible or conscious to oneself. People experience unknown part of life in dream, rooted fears or compulsions. In such situation, misunderstanding and interpersonal conflict is almost sure to result.
बिकॉज बिल्कुल ही मिस्टीरियस जो है ये एरिया है, डार्क एरिया है, ना खुद को पता है ना दूसरों को पता है. सो कुछ फीलिंग्स और कुछ मोटिवेशंस इतने डीप होते हैं कि जब तक वो पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं आता है, इड ईगो और सुपर ईगो का सिचुएशन नहीं आता है, सो वी आवरसेल्व्स डू नॉट नो, नीदर द वर्ल्ड नोज. सो ये 4 क्वाड्रेंट्स याद रखना. नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट्स. और एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट्स वी हैव पेरेंट ईगो, है ना. पेरेंट ईगो मतलब क्या हो गया, हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, अथॉरिटी के पोजीशन में समझते हैं, एंड वी आर बीइंग जजमेंटल अबाउट थिंग्स. PAC जो है सब सिस्टम कह सकते हैं इसको. P यानी कि पेरेंट, E इज एडल्ट एंड C इज चाइल्ड. चाइल्ड स्टेट जो हमारा ईड वाला स्टेट था, इससे इसकी तुलना कर सकते हैं, इम्पल्सिव, रिबेलियस, डिपेंडेंस एंड द लाइक. एंड एडल्ट स्टेज जो है, एडल्ट स्टेज गोज विथ ईगो स्टेज. सो ईगो स्टेज क्या था, बैलेंसिंग स्टेज था, इफ यू कैन कंपेयर. So we carefully analyze, generate alternative, make logical choices. This ego state is identified by verbal and physical signs which include thoughtful concentration या फिर factual discussion. तो बीच का stage था ये. So the 3 types of transaction depending on the ego state, the person can be involved in 3 types of transaction: complementary, crossed and ulterior transactions. Meaning पता होना चाहिए आपको. So if it is complementary transactions, they can come from compatible state. मतलब आप भी जो है एडल्ट स्टेज में हो, सामने वाला भी एडल्ट स्टेज में है, तो क्वेश्चन पूछोगे हाउ आर यू, गुड, हाउ आर यू, सेम लेवल सेम स्टेज आप दोनों का एडल्ट ही है. सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री. दे कम फ्रॉम compatible states where responses naturally occur. अब इसी का उल्टा आप अगर बात कर रहे हो पेरेंट से चाइल्ड स्टेज में, आप एडल्ट टू एडल्ट पूछा था आपने हाउ आर यू, लेकिन यहाँ पे कह रहे हो आप चाइल्ड स्टेज में रिप्लाई कर रहे हो. आप एडल्ट स्टेज में रिप्लाई कर रहे हो तो गुड, हाउ आर यू, लेकिन चाइल्ड में कह रहे हो व्हाई डू यू केयर. सो दिस इज द क्रॉस्ड ट्रांजैक्शन. अल्टीरियर ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस है क्रॉस के? अल्टीरियर में जो है डबल मीनिंग वाली बातें होती है. फॉर एग्जाम्पल, वुमेन आस्क्ड द क्वेश्चन डज दिस मेक मी लुक फैट टू हर स्पाउस. अब उसके बाद जो है मैन बेचारा फंस गया, वो बोलता है ऑब्वियसली शी इज लुकिंग फॉर रीअश्योरेंस दैट शी लुक्स थिन एंड स्टनिंग. सो वो उसको कुछ और रिप्लाई नहीं कर सकता है इस केस में. यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. सो पेरेंट स्टेज इज सेइंग यू कांट अफोर्ड इट. सो दैट इज द काइंड ऑफ डबल मीनिंग ट्रांजैक्शंस. नेक्स्ट वन इज स्क्रिप्ट एनालिसिस. स्क्रिप्ट एनालिसिस क्या कहता है, स्क्रिप्ट रिजेंबल्स अ सोप ओपेरा या फिर वाइल्ड एडवेंचर, और ट्रेजेडी, स्टेज, फार्स, और रोमांस, जॉयफुल कॉमेडी. और अगर आप कहते हैं शेक्सपियर का ड्रामा, सो शेक्सपियर के ड्रामा में क्या कहता है, एवरी पर्सन इन हिज लाइफ टाइम प्लेज 3 बेसिक रोल: प्रोसिक्यूटर, रेस्क्यूअर और विक्टिम. सो दीज रोल्स कैन बी लेजिटिमेट, इन जो है इनलेजिटिमेट. So according to Jongward, life script resembles script of drama characters. ये जो हमने different drama में भी हम जो चीजें देखते हैं. She uses the concept of a person 2 stage of action: public stage, private stage. मैक्लेलैंड ने इसकी अलग जो है वे से डिस्क्राइब किया है. मैक्लेलैंड proposes scientific. मैक्लेलैंड ने कौन सी थियरी दी थी? Produces scientific theory of people who have studied the relationship between stories heard and read by children, their motives in life. He researches shows that the achiever's script, NH वाली theory दी थी ना, need, achievement, power, affiliation, need, achievement वाली जो theory इन्होंने दी थी. So ये क्या कहते हैं, मैक्लेलैंड produces a scientific study on life script of people and have studied the relationship between stories heard and read by children, their motives in living. His researches have shown that achievers' script are based on success story. यानी छोटे बच्चे जब स्टोरीज पढ़ते हैं तो जो अचीवर्स का जो उन लोगों ने कैसी स्टोरी पढ़ी होती है, they would have studied सक्सेस स्टोरीज. और जो बाकी द स्क्रिप्ट ऑफ पावर ओरिएंटेड पीपल आर बेस्ड ऑन स्टोरीज ऑफ रिस्क. सो जस्ट
सिंपल भाषा में समझो तो हर एक जने का अपना जो है इंटरप्रिटेशन होता है। कोई कह रहा है कि लाइफ में 2 स्टेज होती है। अगर हम बात करें, यहाँ पर लास्ट में लिखा है कि लाइफ में 3 स्टेजेस होती है। तो लाइफ को एज अ पूरा का पूरा ड्रामा बताया गया है और उसके डिफरेंट स्टेजेस की बात करता है आपकी स्क्रिप्ट एनालिसिस। सो यहाँ पर मीनिंग क्लैरिफाई किया गया है। लेजिटिमेट रोल, प्रोसिक्यूटर, विक्टिम और रेस्क्यूअर का पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट वन इज गेम एनालिसिस। गेम एनालिसिस इज अ सीरीज। गेम में क्या होता है? गेम इज अ रिकरिंग ऑफ सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस ओपन विद रेपिटेशन, सुपरफिशियली प्लॉजिबल विद अ कंसील्ड मोटिवेशन, या फिर कह सकते हैं अ सीरीज ऑफ मूव। सो गेम्स prevent honest and intimate and open relationship between the players, yet they play them because they fill up time, provoke attention, reinforce early opinions about others and fulfill a sense of destiny. So game analysis following are some of the suggestion. A first degree of game it is one in which socially acceptable in the client circle. Second degree, from which no permanent irredeemable damage arises, and third is a game in which is played for and keeps ends in surgery, courtroom or morgue. So ये था आपका गेम एनालिसिस। नेक्स्ट वन इज एनालिसिस ऑफ लाइफ पोजीशंस। एनालिसिस ऑफ लाइफ पोजीशन से इस बार आपको क्वेश्चन देखने को मिला था मैनेजमेंट के पेपर में। सो in the process of growing up, people make assumptions about their own self-worth as well as about the worth of significant people in the environment. These assumptions tend to remain with the persons for life unless major experiences occur to change them. Harris called these combination assumptions about self and the other person a life position. So एनालिसिस ऑफ लाइफ पोजीशंस की बात करें, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कंस्ट्रक्ट 4 पॉसिबल लाइफ पोजीशंस और साइकोलॉजिकल पोजीशंस। नीचे में क्या है? एटीट्यूड टुवर्ड्स द अदर्स एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स आवरसेल्व्स। सो जब दोनों का जो है अपने प्रति जो है एटीट्यूड, ये सेल्फ वाला है, ठीक है। सो आई एम ओके, you are not okay because negative is down. Likewise, I am okay, you are okay, both are positive, and both are negative. I am not okay, you are not okay, और यहाँ पे अगेन क्रॉस। सो इसी को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिला था, I am okay and you are not okay। क्या कहता है? This is distrustful psychological position. This position is taken by the people who feel victimized or prosecuted. They blame others for miseries. You are not okay. दूसरे के प्रति negative, I am positive. That is the kind of attitude. This is the attitude of those people who think whatever they do is correct. I am okay. You are not okay. Such behavior is the outcome of a situation in which child was seriously neglected, ignored by the parent. Criminals often have this position based on rebellious child ego, and which is extreme cases leads to homicide also. In life position, people operate from critical parent ego. Managers जो इस एटीट्यूड के साथ काम करते हैं, उनको हमेशा लगेगा they are right. Managers with this position will always be negative, critical, oppressive remark. They tend to point out the flaws, bad things, rarely giving any positive feelings. They feel workers are lazy, irresponsible, untruthful. Therefore, they need to be controlled, coerced, and achieve organizational objective. They do not delegate the authority and feel that decentralization is a threat. So, power hold करने वाला state होता है primarily I am okay, you are not okay. Second one is I am okay, you are okay. So आपका यहाँ पर क्या है? कंप्लीट कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट है आपके सबऑर्डिनेट में। डेलीगेशन जो है वो आराम से कर पाते हो क्योंकि आप अपने आप को और जो सबऑर्डिनेट है दोनों को इक्वली ट्रीट करते हो। सो रैशनली चोजन, मेंटली हेल्दी पोजीशन, इट अपीयर्स टू बी आइडियल लाइफ पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके।
दोनों का ही यहाँ पर जो है बैड फीलिंग है। सो उनको पूरी दुनिया जो है मिजरेबल दिखती है। द पीपल टेंड टू गिव अप, डू नॉट ट्रस्ट अदर्स, नो कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ, ना खुद में कॉन्फिडेंस ना पूरी दुनिया में कॉन्फिडेंस। तो ऐसे लोग जो है ड्रग्स वगैरह के केस में आ जाते हैं। नेक्स्ट, अब खुद की फीलिंग अच्छी नहीं है, खुद को जो है डिप्रेस्ड फील होता है, सुसाइडल फील होता है, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। सो दिस इज अ कॉमन पोजीशन जो पावरलेस फील करते हैं और अपने आप को कंपेयर करते हैं, हमेशा जो है अपने आप को कम आंकते हैं। सो दे ग्रम्बल फॉर वन थिंग और द अदर, दे हैव अ टेंडेंसी टू विथड्रॉ एक्सपीरियंस, डिप्रेशन इज कॉमन एंड दे कैन इवन टर्न सुसाइडल। सो दिस इज द लाइफ क्वाड्रेंट। इसके बेसिस पे अच्छा स्ट्रोकिंग एक देख लेते हैं। स्ट्रोकिंग क्या है? गिविंग सम काइंड ऑफ रिकॉग्निशन टू अनदर। स्ट्रोक्स आर एक्सचेंज whenever two persons interact with each other. Strokes are basic units of motivation because the quality and quantity of stroke serves as either as a positive or negative motivation for the employees. A good share of satisfaction we get from work depends on the strokes available from other people. बस इतना याद रखो, giving some kind of recognition to another is termed as stroking. Typical term है तो हो सकता है याद नहीं रहे। तो स्ट्रोकिंग कैसी हो सकती है? पॉजिटिव स्ट्रोक, नेगेटिव स्ट्रोक या मिक्स स्ट्रोक। अच्छा, ये सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। सो टोटल जो है आपको 42 वीडियोस है ओबी प्लस एचआरएम के मिला के। I'll share the link. So next week कैसा होगा ना, next week probably till 9th or 10th I will be taking class. Maximum maybe नहीं 9th ही, 9th पकड़ के चलो, 10th तो नहीं लो पाऊंगी। So 9th तक मैं क्लास लूंगी। आज क्या है? फर्स्ट, हाँ। सो तभी जाकर के जो है ये ओबी का 42 वीडियोस आपने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये सारा जो अभी मैं लाइव पढ़ा रही हूँ यही रिकॉर्डेड सेशंस पे भी है। थोड़ा सा हो सकता है लाइव में मैं ज्यादा बता दूं आप लोगों को। ओके, सो 3 strokes, 3 types of stroke: positive stroke, negative stroke, mixed stroke. पॉजिटिव स्ट्रोक नाम से ही क्लियर है, अप्रूवल, पैट ऑन बैक। नेगेटिव स्ट्रोक, हैटिंग, क्रिटिसाइजिंग एंड स्कोल्डिंग। और मिक्स्ड स्ट्रोक, you did an excellent job in spite of your limited experience. So kind of both. अच्छा, ये क्वेश्चन एक ट्रांजैक्शनल एनालिसिस से एग्जाम में आया था, इसको ट्राई कीजिए। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस डज नॉट हेल्प इन। अभी जो हमने क्या किया, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के डिफरेंट जो है एस्पेक्ट्स किए ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में। एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, स्क्रिप्ट एनालिसिस, गेम एनालिसिस, डिफरेंट लाइफ पोजीशंस एंड स्ट्रोकिंग। चलिए शायद फिर से कनेक्ट करना पड़े। टू